हेलो एंड वेलकम बैक टू द आवारा मुसाफिर शो। तो दोस्तों, द आवारा मुसाफिर शो के दो प्राइमरी गोल्स हैं। पहला गोल आपके सामने भारत की या हिंदुस्तान की ऐसी कहानियाँ लेके आना जो आपको शायद पता ना हो, और दूसरा गोल आपको इस तरह का नॉलेज देना जो आपको कोई स्कूल और कॉलेज नहीं दे सकता। और आज का एपिसोड इन दोनों गोल्स को कंप्लीट करता है। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं विक्रांत पांडे सर के साथ, जो कि खुद एक बहुत बड़े ऑथर है और उन्होंने काफ़ी सारा मराठी लिटरेचर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और अब वो एक नई ऑडियो ड्रामा सीरीज़ के साथ आ रहे हैं जो कि आप बहुत जल्द ही स्टोरी टेल पे सुन पाओगे। ये सीरीज़ मराठा हिस्ट्री के बारे में है। इस एपिसोड में भी हम मराठा हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी हम मराठा हिस्ट्री के बारे में सुनते हैं, ये 250 साल से भी ज़्यादा की हिस्ट्री है। इसमें कई सारे लेजेंड्स रह चुके हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ताराबाई, पेशवा बाजीराव, सदाशिवराव भाऊ, और कई सारी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है। भारत के लिए बहुत कुछ किया है, और इन्हीं में से एक फेमस लड़ाई थी पानीपत की लड़ाई। इस एपिसोड में हम प्राइमरीली बात कर रहे हैं पेशवा बाजीराव के बारे में और पानीपत की उस लड़ाई के बारे में। इस एपिसोड में बहुत नॉलेज है, आपको पूरी 250 साल की मराठा हिस्ट्री के बारे में इस एक एपिसोड से पता चल जाएगा। तो इस एपिसोड को एंड तक देखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर संडे हम एक नए एपिसोड के साथ आते हैं, भारत की एक नई कहानी के साथ आते हैं। आपका सपोर्ट इसी तरह से हमारे साथ रहने दीजिए एंड एन्जॉय दिस एपिसोड। हेलो विक्रांत सर, वेलकम अगेन ऑन द शो। पिछले बार हमने रामायण के ऊपर बात की थी, आपकी बुक आई थी एंड हमने उसमें बहुत कुछ रामायण के बारे में नई चीजें जानी थी। एंड नाउ यू आर बैक विथ समथिंग विच इज वेरी, मैं कह सकता हूँ कि नया है, क्योंकि पहली बार इंडियन ऑडियंस को मराठा हिस्ट्री के बारे में ऑडियो के द्वारा सुनने मिलेगा। और नहीं तो हमेशा इट वाज लाइक कि सिर्फ बुक्स होती थी या तो फिल्म्स होती थी। एंड मुझे बहुत मेजोरिटी ऑफ द इश्यूज होते हैं जब फिल्म्स आती है, क्योंकि फिल्म में सब कुछ नहीं बता सकता एंड वो स्टोरी बहुत कंसाइज हो जाती है, तो इतना पता नहीं चलता, एक रॉन्ग मैसेज बाहर जाता है। बट दिस इज वेयर Indian audience will get to know a lot. So, sir, firstly, before we start this episode, welcome on the show. And also, I would like you to tell the audience कि क्या चीज बाहर आ रही है स्टोरी टेल पे एंड कैसे वो इस चीज को जाके सुन सकते हैं। मराठा हिस्ट्री के बारे में लोगों की जो जानकारी है बड़ी अनफॉर्चुनेटली बड़ी कम है। शिवाजी के बारे में लोग बहुत जानते हैं, शिवाजी के बारे में बहुत बातें होती हैं। और वो बाजीराव मस्तानी, एक पिक्चर आई थी राव बाजीराव राइट। मस्तानी, तो उसके ऊपर से बाजीराव के बारे में लोगों को काफी पता चला, जो फिल्म बड़ी ड्रामेटिक थी और उसमें भी बड़ा फिल्मी स्टाइल में पूरा दिखाया गया था। करेक्ट। लोगों की बहुत कम लोगों को आइडिया है कि मराठा पावर जो है वो शिवाजी से लेके ऑलमोस्ट अप टू 1857, मतलब ऑलमोस्ट एक 250 साल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड इंडिया में रहा है। और अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कुछ चीजें उस समय नहीं हुई होती हम्म। तो शायद मराठा पावर जो है वो पूरा इंडिया को रूल करता है। तो इसके बारे में लोगों की खासकर संभाजी के बाद, जैसे औरंगजेब के मरने के बाद 1707 में एक 100 साल का अगर हम पीरियड ले तो वो एक मराठास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड था, जिसके बारे में मैंने ये जो एपिसोड स्टोरी टेल पे बनाए हैं उसका कारण यही है कि लोगों को इसके बारे में ठीक से जानकारी हो राइट। कि हाउ इम्पोर्टेंट वो पीरियड था, और उसके बारे में बहुत कम लोग ठीक से जानते हैं। करेक्ट। तो सर, जब भी एज इन अभी तो बाहर नहीं आया ये चीज, दिस विल बी कमिंग आउट सून, तो मैं लिंक तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट कैन यू ऑल्सो टेल कि कैसे आपने प्लान किया इस पूरे एपिसोड को, बिकॉज 250 ईयर्स इट्स अ ह्यूज ह्यूज स्टोरी। मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ जाके एंड होती है, बीच में बहुत सारे इंसिडेंट्स है, तो कैसे प्लान आउट किया ये? एक्चुअली बड़ा मुश्किल है कि उसको एक संक्षिप्त रूप में बताना, पर आइडिया ये था कि या लिसनर को इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में बताए ताकि वो सुनने में भी मजा आए। और कुछ कुछ डेट्स हैं और अननेसेसरी उसमें फिर वो बोरिंग हो जाएगा। तो मेन हम्म। मेन इवेंट्स जो है हमने उसमें लिए हैं। तो शिवाजी जो है पहले मराठा लीडर हुए, जो उनकी माँ के साथ पुणे आए, वहां करेक्ट। उनकी माँ की डिलीवरी हुई, शिवाजी पैदा हुए। और बड़े ही यंग एज में 16-17 साल की उम्र में उन्होंने एक फोर्ट को कैप्चर कर लिया और डिसाइड किया कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज्य जो हम बात करते हैं, तो ये शिवाजी ने स्वराज्य का कॉन्सेप्ट जो है बनाया कि मुझे अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम तैयार करना है,
क्यों मेरे फादर जो है वो आदिल शाह के अंडर बीजापुर में और बेंगलोर में रहते हैं, और नॉर्थ में ये सारे जो राजपूत राजे हैं उनको बोलते थे कि आप क्यों इतना गर्व महसूस करते हो कि आप औरंगजेब के सरदार हो, आप औरंगजेब को हटाओ और खुद बन जाओ, आप तो राजपूत हो, मैं भी राजपूत हूँ, मैं आपके अंडर काम करना पसंद करूंगा। पर आपको बड़ा गर्व महसूस होता है, आप कहते हो कि हम औरंगजेब के सरदार है, सर आप ऐसा क्यों करते हो, आप जो है खुद एक एम्परर बनने के काबिल हो। पर राजपूत जो है वो सारे मोस्टली जो है वो सारे औरंगजेब के अंडर थे। तो शिवाजी ने अपना धीरे 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 कैप्चर करते हुए अलग अलग फोर्ट्स को जो है बना दिया। उस समय औरंगजेब जो है पहले डेक्कन का सूबेदार था, और जब वो खुद बादशाह बना तो उसको ये बड़ा इरिटेटिंग लगा कि ये एक मराठा चूहा है, मराठा रैट, जो बड़ा तकलीफ दे रहा है और इसको निकालना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली शिवाजी डाइड वेरी यंग इन 1680, 50 साल की उम्र में। और उनका बेटा जो है संभाजी, वो भी बड़ा डायनामिक, बहुत पावरफुल था। उसके बारे में कुछ गलत फहमियां थोड़ी सी आजकल टीवी सीरियल में भी आती हैं कि वो वुमनाइजर था और दारू पीता था, इस तरह से। बट संभाजी वॉज अ डेयर डेविल। अनफॉर्चुनेटली संभाजी के अपने ब्रदर इन लॉ, उसकी वाइफ के भाई ने, जो उस समय वो वतनदारी का कॉन्सेप्ट था, वो चाह रहे थे कि हम अपना अपना लैंडलॉर्ड चलाएंगे, और शिवाजी का कहना था कि नहीं, आप सब लोग साथ में मिलकर काम करो। वतनदारी और ये पैसे कमाना ये आपका मेन मकसद नहीं है, हमको एक कंसोलिडेटेड पूरा एक तैयार करना है मराठा किंगडम। अनफॉर्चुनेटली उसके ब्रदर इन लॉ ने, औरंगजेब जो पीछे पड़ा ही हुआ था, उसको पता चल गया कि संभाजी कहाँ पे है, और उसने संभाजी को कैप्चर कर लिया। बड़ा टॉर्चरस डेथ हुआ। एट अ mid 30s में संभाजी died. Right. So he could not really live to consolidate the Maratha Empire. There was a tumultuous period between Sambhaji's death for around 18 years और जब औरंगजेब की खुद मौत हो गई। तो उस 18 साल में लोगों को कम पता है कि संभाजी का छोटा भाई था राजाराम, उसकी बीवी थी ताराबाई। Right. उसने बहुत कोशिश की, मुगल एम्पायर औरंगजेब को बहुत तकलीफ दिया। उनके साथ संताजी घोरपड़े और धनाजी घोरपड़े करके थे, इन दोनों ने मिलके बहुत मुगल एम्पायर को तकलीफ दिया। फाइनली जब औरंगजेब मर गया तो वैसे ही मुगल एम्पायर खत्म हो गया। और औरंगजेब के मरने के बाद शाहू, जो संभाजी का बेटा था, जो 5-6 साल का था जब इसको कैप्चर किया था, करेक्ट, उसको इन्होंने रिलीज किया। एंड द मराठास वर वेरी हैप्पी कि हमको जो है संभाजी का रियल जो उनका बेटा मिल गया है, और उनको उन्होंने छत्रपति बनाया। अब यहाँ पे जो है पेशवास की कहानी शुरू होती है। पेशवास पहले भी थे, पेशवा को जो है प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, शिवाजी के टाइम पे पेशवा थे। पर पहला पेशवा जिसे लोग मानते हैं कि जो पावरफुल हुआ और एक इंडिपेंडेंट बन के आया, दैट वाज बालाजी विश्वनाथ। यहाँ से पेशवा की कहानी शुरू होती है, जो एक हेरिडिटरी राइट बन गया। ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि चित्पावन कोकणस्थ ब्राह्मण थे ये लोग, कैट आइड, वेरी फेयर, वेरी गुड लुकिंग, बट दे चोज टू बिकम जनरल्स। मतलब एक ब्राह्मण जो है एक क्षत्रिय का रोल लेके वो छत्रपति शाहू के साथ बालाजी विश्वनाथ पहले आए, और उन्होंने एज अ जनरल अंडर द फ्लैग ऑफ मराठास, अंडर द लीडरशिप ऑफ छत्रपति शाहू, जिसको वो हरदम मानते थे कि आप छत्रपति हो, हम आपके लिए सिर्फ काम कर रहे हैं। तो बालाजी विश्वनाथ ने जो है वो अपना सिक्का जमाया और मुगल एम्परर तक गए। वहां पे भी उन्होंने बड़ा क्लियर किया छत्रपति। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आता है कि शाहू जो है उनको सरप्राइजिंगली औरंगजेब ने जो है काफी अच्छे से ट्रीट किया था। उनको औरंगजेब जो है वो एक थोड़ा सा बेटी की तरह मानते थे। तो शाहू का एक औरंगजेब के प्रति नहीं, पर एक मुगल एम्पायर और मुगल थ्रोन जो है दिल्ली में, उसके प्रति एक थोड़ा सा प्यार था कि यार देखो, इनको जो है हम कभी उनको कैप्चर नहीं करेंगे, हम मुगल एम्पायर को हम अलाउ करेंगे कि आप दिल्ली में हो और आपको हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को भी बताया कि आप दिल्ली जाओ, बट मुगल थ्रोन को आप, यू विल नॉट टेक ओवर द थ्रोन, करेक्ट, यू विल अलाउ द मुगल्स
टू रूल इंडिया। अब वो इंडियंस हो गए हैं, अब वो फॉरेनर्स नहीं है, तो उनके अगेंस्ट हमें नहीं जाना है, पर हमको एक इंडियन पावर एस्टेब्लिश करना है। और ये बड़ा एक चेंज था कंपेयर टू शिवाजी और संभाजी, जो देखते थे कि मुगल एम्परर जो है ये आउटसाइडर्स हैं, इनको आप निकालो, हमको एक हिंदू किंगडम एस्टेब्लिश करना है। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, जो काफी लोगों को शायद ध्यान में नहीं आता है। बट बिकॉज ऑफ छत्रपति साहू, बालाजी विश्वनाथ और उसके बाद उनके बेटे बाजीराव पेशवा, जो बड़ा उनका नाम हो गया, और उनकी कहानियां जो है वो मस्तानी के कारण बड़ी पॉपुलर हो रही कि उन्होंने वो छत्रसाल को मदद की, और छत्रसाल ने अपनी डॉटर जो है वो उनको दी। कुछ लोग कहते हैं कि डॉटर नहीं थी, वो एक मुस्लिम डांसर की बेटी थी। बट जो भी, मतलब वो हिस्टोरिकल एक थोड़े से कंफ्यूजन है। बट बाजीराव मस्तानी की लव स्टोरी बड़ी पॉपुलर हुई। पॉपुलर इसलिए भी हुई कि उनकी जो फैमिली थी, खासकर उनकी माँ जो बालाजी विश्वनाथ की वाइफ थी, काशी, वो बहुत अगेंस्ट थे इसके, कि आप एक चित्पावन ब्राह्मण हो, यू कैनॉट हैव यू कैन हैव अ मिस्ट्रेस, पर उसको आप बीवी का दर्जा, उसको पत्नी का दर्जा आप दे रहे हो, वो बहुत गलत है। और ये कांस्टेंट फाइट रहा। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली बाजीराव पेशवा डाइड एट अ वेरी यंग एज, यू नो। तो और उनका छोटा भाई जो था चिमाजी अपा, he was also very powerful. Unfortunately, he also died within a very short period of Bajirao Peshwa. तो बाजीराव सन जो है, he became the next पेशवा, जो कि नाना साहेब पेशवा थे। और नाना साहेब पेशवा के अंडर जो है पानीपत की कहानी जो है शुरू होती है। अब चीमाजी के बेटे थे, जो जिनको सदाशिवराव भाऊ और भाऊ साहब कहते हैं, वो समय काफी छोटे थे। तो नाना साहेब पेशवा को जो है, बिकॉज वो बाजीराव के बेटे थे, उनको नेक्स्ट पेशवा बनाया गया, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ के टाइम से पेशवाईशिप जो है वो एक हेरिडिटरी सॉर्ट ऑफ हो गई थी, कि हेरिडिटरी चलता रहेगा। तो नाना साहेब पेशवा जो है वो पेशवा बन गए। अब यहाँ पे मुगल एम्पायर जो है वो बड़ा क्रम्बल हो रहा था। औरंगजेब के बाद उनके 4 बेटे थे, उसमें से एक बेटा पहले ही जा चुका था, तीनों बेटे में झगड़ा हुआ। बहादुर शाह जो है वो एम्परर बने, उनके मरने के बाद 2-3 और एम्परर्स आते रहे। तो मुगल एम्पायर जो है वो बड़ा, दिल्ली का थ्रोन जो है वो बड़ा, इट वॉज नॉट जस्ट कॉम्प्लिकेटेड, पर वो एक के बाद एक जो है लोग आते रहे। और एक मोहम्मद शाह रंगीला जिसको कहते हैं, क्योंकि रंगीला उसको नाम दिया, बड़ा रंगीला था वो, और वो अपनी अय्याशों में डूबा हुआ था। वो ही वॉज अ नेम सेक मुगल एम्पायर एम्परर, जिसको मराठास टॉलरेट कर रहे थे कि ठीक है आप मुगल थ्रोन पे हो, और हम जो है धीरे धीरे अपनी टेरिटरी बढ़ाते जा रहे हैं। शिंदेस जो है वो मालवा में पावरफुल हो गए। जो भोसले जो है नागपुर से लेके बंगाल तक, वहां का उड़ीसा बंगाल वो टेरिटरी उन्होंने पूरा कैप्चर किया। वेस्ट में जो है गायकवाड़ धीरे धीरे पावरफुल हो रहे थे, और उन्होंने गुजरात को और उस एरिया को कैप्चर किया। तो धीरे धीरे जो मराठा के सरदार्स हैं अंडर नाना साहेब पेशवा, ये पावरफुल होते जा रहे थे, और इन्होंने ऑलमोस्ट पैन इंडिया कैप्चर किया। तो उस समय एक बड़ा एक कॉमन फ्रेज हम यूज करते हैं महाराष्ट्र में, अटक से कटक तक, अटक नियर पेशावर और कटक जो है साउथ में। तो ये पूरा मराठास का टेरिटरी था, विच वाज राइट फ्रॉम अटक इन द नॉर्थ टिल कटक इन द साउथ, एंड दिस बिकेम अ वेरी पावरफुल मराठा एम्पायर। उसके बीच में जब नादिर शाह ने देखा कि दिल्ली का थ्रोन जो है आफ्टर औरंगजेब, बड़ा ही औरंगजेब डाइड इन 1707, और 1739 में नादिर शाह ने जो है ये दिल्ली पे रेड किया। और लोगों को शायद पता नहीं हुआ कि कोहिनूर के अलावा एक दरिया नूर करके भी एक डायमंड था जो पिंक कलर का था, इट वाज बिगर देन कोहिनूर। ओह वाह। सो कोहिनूर, दरिया नूर और पीकॉक थ्रोन, ये बड़े पावरफुल जो कहते हैं मुगल एम्पायर के एक तरह से उनके सिंबल्स थे।
हम्म। वो सारे जो है वो नादिर शाह लूट के ले गया। हम्म। और दिल्ली को जो है पूरा उन्होंने, दिल्ली की जो ट्रेजरी है पूरी खत्म हो गई। करेक्ट। 10,000 घोड़े, 10,000 कैमल्स, एलिफेंट्स, बहुत सारी चीजें जो है नादिर शाह लेके लूट के चला गया। नाउ नादिर शाह डाइज इन अफगानिस्तान एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कियोस। हम्म। और अहमद शाह अब्दाली जो है, जो एक नादिर शाह का एक असिस्टेंट था, सरदार था, हम्म। वो सडनली पावरफुल हो गया। एंड अहमद शाह दुरानी, क्योंकि दुरानी ट्राइब से था वो, हम्म। तो लोग उसको अहमद शाह दुरानी करके भी बोलते थे। और अहमद शाह अब्दाली जो है पावरफुल हो गया, और उसने देखा कि नादिर शाह ने इतना दिल्ली से लूट के लाया है, तो ये तो दिल्ली में तो लूटने के लिए बहुत है। हम्म। तो यहाँ पे ये इंडियंस की एक कहानी है कि अपने पीठ के पीछे, पीठ पे छुरा भोंकना। और हम्म। नजीब खान रोहिल्ला जो है वो परेशान था कि ये मुगल एम्परर जो है ये इतनी पावर लेके बैठे हैं। ही वॉज एस्पायरिंग कि मैं वहां पे गद्दी पे आ जाऊं। तो उसने अहमद शाह दुरानी को इनवाइट किया कि सर आप आओ, और हम एक मजहबी हैं, मुसलमान ही हैं, पर सूफी सुन्नी और सुन्नी शिया हम्म। वो झगड़े चल रहे थे। और अहमद शाह अब्दाली ने देखा कि ये तो मुझे अच्छा मौका मिल रहा है कि यहाँ के लोग ही मुझे बुला रहे हैं। हम्म। तो उसने एक मौका देखा और इंडिया वो एंटर करके आया पंजाब के थ्रू। हम्म। और यहाँ पे जो है नाना साहेब पेशवा थोड़े से उस समय उन्होंने अपने कजिन को, जो सदाशिवराव भाऊ है, उनको भेजा कि आप जाओ और आप जाके मुगल एम्पायर को प्रोटेक्ट करो। और उनका एक यंग बेटा था नाना साहेब पेशवा का, विश्वास राव। हम्म। तो विश्वास राव जो कि नाना साहब के बेटे थे, और सदाशिवराव भाऊ जो उनके कजिन थे, इनको उन्होंने भेजा कि आप जाके पानीपत की लड़ाई में अब यहाँ पे जो है बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि मराठास अगर आप देखो तो दे वर नॉट वेरी यूज टू फाइटिंग इन द फ्लैट प्लेन्स ऑफ पानीपत। और बड़ी लंबी कहानी है वो, एक अलग ही पूरा मतलब एक एपिसोड है अनफॉर्चुनेटली। पर इसमें हजारों हजारों मराठास जो है वो कत्लेआम हुआ उनका। हम्म। विश्वास राव खुद मर गए। सदाशिवराव भाऊ जो हैं उनकी भी डेथ हो गई। और उनके डेथ के बाद जो है वो मराठा में बहुत एक पैनिक हुआ कि हमारे दोनों लीडर्स जो हैं वो मारे जा चुके हैं। भागदड़ भगदड़ मची। और अब्दाली ने जो है बड़ा बुरी तरह से सारे मराठास को, एक 40-50 हजार मराठास जो है वो मारे गए। आज हम्म। भी दिल्ली में लोग कहते हैं कि जो ओल्ड दिल्ली में जो मराठास हैं उनका जो लीनिएज है वो इन मराठास का था जो बच गए थे। ओके। दे वो वापस नहीं गए पुणे, बहुत हम्म। सारे उसमें से, क्योंकि उनको लगा कि हम पुणे वापस जाएंगे तो हमारी एक तरह से नाक कट गई, और हम पुणे जाके वी विल, कि हम हार के वापस आए। मराठा उसके पहले हम्म। कभी हारे नहीं थे। हम्म। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मराठा वो दिल्ली में और उत्तराखंड में सेटल हो गए। तो आज राइट। भी कुछ लोग जो वहां पे हैं वो इन्हीं मराठास के वंशज हैं। ओके। ये कहानी बड़ी पॉपुलर हुई कि 1857, अरे सॉरी 1761, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, 14 जनवरी 1761 में जो पानीपत में जो लड़ाई हुई, और जिसमें 40-50 हजार मराठास जो हैं वो मारे गए। तो दिस वाज द एंड ऑफ मराठा एम्पायर। ये एक लोगों या। का एक बड़ा एक गलत एक गलत फहमी है। हम्म। नाउ दिस इज वेयर जिसको एक इंग्लिश में कहावत है कि राइजिंग फ्रॉम द एशेस। करेक्ट। और ये मराठास जो है, अब्दाली वापस चला गया। तो हम्म। अब्दाली ने रियलाइज किया कि यहाँ पे इंडिया में कुछ रखा नहीं है। जो नजीब पहले जो नादिर शाह लूट के चला गया, तो ये मुगल एम्पायर खोखला है, इनके ट्रेजरी में कुछ है नहीं, जो उसको मिला वो लेके चला गया। एंड ही रियलाइज कि वो वापस आएगा तो उसके भी वहां प्रॉब्लम हो रहे थे अफगानिस्तान में जो है उसके अगेंस्ट लोग, तो वो अपना अफगानिस्तान बचाने के चक्कर में वापस चला गया। और हम्म। उसके बाद जो है वो वापस कभी इंडिया नहीं आया। और जाते वक्त भी वो नाना साहब पेशवा को लेटर लिख के गया कि जो भी हमारी दुश्मनी है वो खत्म हो गई है, आपके बेटा और भाई जो है वो मारे गए हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई दुश्मनी हो। और एक तरह से समझौता करके वो वापस चला गया। जब तक नाना साहब दिल्ली पहुंचे, वहां से अहमद शाह अब्दाली जो है वो वापस जा चुका था। हम्म। तो नाना साहब भी वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि अभी जो है वो फॉरेन थ्रेट जो है वो खत्म हो चुका है।
अनफॉर्चुनेटली जो है नाना साहब जो है इमीडिएटली पानीपत के बाद ही ऑल्सो डाइड. नाउ हिज ब्रदर माधवराव पेशवा जो है उनको ही वॉज मेड द नेक्स्ट पेशवा. रघुनाथ राव, उनको लगा कि उनको जो है पेशवा बनाना चाहिए था, क्योंकि दिस नारायण राव जो नाना साहब के बेटे थे वो 6 साल के थे, और माधवराव जो उनके भाई थे वो 18 साल के थे, और 28 साल के रघुनाथ राव जिनको राघोबा कहते थे, जो बड़े केपेबल थे, उनको जो है वो पेशवा नहीं बनाया. अब यहाँ से थोड़ा सा इंट्रीग शुरू होता है मराठा हिस्ट्री में, विच इज वन ऑफ द वेरी सैड स्टोरीज ऑफ द मराठा हिस्ट्री. पर उसके पहले हम बात करते हैं माधवराव को, जिनको पेशवा बनाया गया. और 1751 और 61 में पानीपत की लड़ाई हुई. माधवराव जो है 1772, 6 साल ही सिर्फ पेशवा रहे, ही डाइड. पर उन 6 साल में उन्होंने मराठा हिस्ट्री को बहुत कंसोलिडेट किया, और इसमें मेन रोल प्ले किया मोहनजी शिंदे, जो सिंधिया फैमिली के हैं. सिंधिया के भी बड़े ट्रेजिक डेथ हुए कि मोहनजी के 3 भाई थे, और तीनों जो हैं वो उसके पहले 2 भाई जो हैं वो पानीपत में मर गए, और एक जो है राजस्थान में, उसको राजस्थान की जो पॉलिटिक्स थी उसमें उनकी डेथ हो गई. बट महर्षि शिंदे जो है बड़े यंग, और इसके साथ माधवराव के साथ उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और मराठा पावर जो है वंस मोर रोज टू इट्स ग्लोरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माधवराव पेशवा, एंड फुल्ली सपोर्टेड बाय महर्षि शिंदे. Unfortunately, Madhavrao dies. Now the young Narayan Rao is made the Peshwa. रघुनाथ राव जो है once again feels cheated कि यार मुझे पेशवा बनाना चाहिए था, मुझे पेशवा नहीं बनाया. तो उनकी बीवी जो है आनंदीबाई, ये बहुत एम्बिशियस थी. उनको लग रहा था कि मेरे पति को पेशवा बनाना चाहिए, वो काबिल है, वो उसी फैमिली के हैं, और एक छोटे जो एक 5-6 साल का लड़का है उसको जो है पेशवा बनाया जा रहा है. नाउ यहाँ पे एक बड़ी पॉपुलर कहानी है कि जो गार्दी, इब्राहिम गार्दी जो आर्टिलरी चीफ था, जो एक बड़े पावरफुल वो ट्राइब थी, उनके जो लोग थे उनको आनंदीबाई ने अपनी तरफ लिया और बताया कि आप नारायण राव को पकड़ो. नाउ ये एक बड़ी कंट्रोवर्शियल कहानी है कि मराठी में इसको कहते हैं कि नारायण रावला धरावे ध, तो ध का उसने किसी ने म कर दिया कि मारावे. और मराठी में एक बड़ी पॉपुलर एक इसको कहते हैं फ्रेज है कि ध का म करना, मतलब किसी बात को जो है पूरा का पूरा बदल देना. और धरावे का मरावे हो गया, और नारायण राव को पकड़ के इन्होंने मार डाला. पेशवा को मारा, एक ब्राह्मण की हत्या हुई, एक राजा, एक प्राइम मिनिस्टर जो पेशवा का शाहू के अंडर है, उसका शनिवार वाड़ा में दिन में कत्लेआम हुआ. करेक्ट. एंड दिस इज द स्टोरी जहां से मतलब काकामाला वाचवा वाली स्टोरी आती है, राइट? काकामाला वाचवा, नारायण राव कह रहा है कि काकामाला वाचवा वो भाग रहा है और शनिवार वाड़ा में जोर जोर से चिल्ला रहा है, और इन्होंने पकड़ के उसको मार दिया. और आज भी लोग कहते हैं कि शनिवार वाड़ा में आप जाओ तो वो आपको रात को सुनाई देगा कि काकामाला वाचवा, काका मुझे बचाइए, मुझे बचाइए. अब इसके बाद जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तैयार हो गई कि एक पेशवा जो है उसकी मौत हो गई है. रघुनाथ राव राघोबा बहुत पावरफुल है, उसके भी बहुत सपोर्टर्स हैं. अब लोग कह रहे हैं कि आनंदीबाई ने उसका खून किया, रघुनाथ राव का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था. नारायण राव के मरने के बाद तुरंत मराठा में एक 12 भाई काउंसिल करके बनी, जिसको 12 मिनिस्टर्स, 12 भाई, इन्होंने चार्ज लिया और इन्होंने डिसाइड किया कि अब क्या करना है. रघुनाथ राव को पेशवा बनाए
पेशवा कोई होना जरूरी है। हम्म। रघुनाथ राव जो है वो पेशवा की फैमिली के हैं, इनको पेशवा बनाया जाए नहीं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट केस इस समय हुई, बड़ा इस पे भी एक गौर करने लायक है, क्योंकि राम शास्त्री प्रभुणे जो चीफ जस्टिस थे, उनको एक काम दिया गया कि आप डिसाइड कीजिए कि ये रघुनाथ राव जो है ये गिल्टी है या नहीं है। राइट। राम शास्त्री प्रभुणे ने अपना वर्डिक्ट सुनाया हम्म। और रघुनाथ राव ने उनको पूछा कि राम शास्त्री जी आप बताइए आपके हिसाब से कौन गिल्टी है। और राम शास्त्री प्रभुणे ने कहा कि मेरे हिसाब से आप गिल्टी हो, रघुनाथ राव आप गिल्टी हो। रघुनाथ राव ने पूछा कि गिल्टी का क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। और ये बड़ा एक फेमस लाइन है जो राम शास्त्री प्रभुणे ने कहा की देहांत प्रायश्चित्ताच्या शिवाय आणखीन कुठलं प्रायश्चित्त नाही। मतलब यू आर आस्क्ड टू हैंग योरसेल्फ। वो किंग को कह रहा है कि आपकी पनिशमेंट है डेथ सेंटेंस। मतलब उस समय जुडिशरी इतना पावरफुल था कि वो किंग के अगेंस्ट वर्डिक्ट दे रहा है कि डेथ सेंटेंस आपको दिया जाए। नाउ एज यू विल नोटिस इवन टुडे कि जब सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई डिसीजन देता है, उसका इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने ही करना है अपने अगेंस्ट। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स गवर्नमेंट जो है वो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं करती है जो उसके अगेंस्ट है। आज भी वो चल रहा है। और इसकी कहानी शुरू हुई राम शास्त्री प्रभुणे के टाइम से। जब 1773 में नारायण राव की डेथ हुई और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप डेथ सेंटेंस दीजिए, रघुनाथ राव नॉट गोइंग टू एग्री। राम शास्त्री हैड नो ऑप्शन, उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो अपने गांव चले गए। ही कुड नॉट इम्प्लीमेंट। लकीली क्या हुआ कि ये बार भाई जो है ये वेट कर रहे थे, क्योंकि उनको पता चला गंगाबाई जो नारायण राव की वाइफ है वो उस समय प्रेग्नेंट थी। और सारे प्रे कर रहे थे कि गंगाबाई को एक बेटा पैदा हो। और लकीली वो हुआ कि गंगाबाई डिलीवर्ड सन। और एक 40 दिन के बेटे को ये बारबाई काउंसिल ने उनको पेशवा डिक्लेयर कर दिया। और उसका नाम रखा सवाई माधवराव। करेक्ट। हाँ। तो उनके ग्रैंडफादर के नाम पे, और वो ग्रैंडफादर से भी अच्छा निकलेगा इसके लिए बाद में उसका नाम सवाई माधवराव कि वो माधवराव से भी बेटर है। सवाई सवाई जयसिंह जैसे कहते थे कि राइट। हाँ। एक से बेटर सवाई। हाँ। इसके बीच में अंग्रेज जो है ये तो मतलब वेट कर ही रहे थे कि यहाँ पे मराठास जो है वो सबसे बड़ी पावर है। वहां पे इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कि नारायण राव का खून हो गया। अब वो रघुनाथ राव के पीछे पड़ गए कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप जो है पेशवा बन जाओ, हमारे साथ आप जुड़ जाओ। तो ब्रिटिशर्स तो वेट कर रहे थे इंग्लिश। और वहां पे बंगाल में उन्होंने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है वहां पे सारा बंगाल हाथ में आ गया था। जो मुगल एम्परर था वो भी जाके इलाहाबाद में छुप के बैठा हुआ है। शाह आलम के भी पीछे पड़े थे कि आप आ जाओ, हम आपको थ्रोन पे बैठाएंगे, पर हमें आप पावर दे दीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ये पूरी जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, तो वो तो चल ही रहा था। इट वाज ओनली द मराठास जो तब तक एक स्ट्रांग बॉडी बन के बैठे थे। अब नारायण राव के मर्डर के बाद रघुनाथ राव उनको मिल गया तो राघोबा के पीछे पड़ गए। लकीली सवाई माधवराव once again got the help of Maharji Shinde. And Maharji Shinde and सवाई माधवराव, तो इन्होंने इंग्लिश को डिफीट किया 1782 में। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ सालबाई। इट इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो ग्वालियर के पास जो है वो साइन हुई, जिसमें महर्षि शिंदे ने बड़ा क्लियर कर दिया कि मराठास इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर एंड वी विल कंटिन्यू टू रूल एंड यू शैल नॉट, आप जो है हमारे बीच में दखल अंदाजी नहीं करोगे। पर तब तक अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मुगल एम्पायर भी जो है वो बड़ा क्रम्बल हो रहा था। और इनकी पुरानी जो छत्रपति शाहू को इन्होंने जो प्रॉमिस किया हुआ था कि हम मुगल थ्रोन को कैप्चर नहीं करेंगे, उस समय महर्षि शिंदे ने शाह आलम के एम्परर के नीचे उन्होंने काफी सारे टाइटल्स हासिल किए। पर उन्होंने ये नहीं किया कि आप हट जाओ, अब हम जो है इस एम्पायर को चलाएंगे।
राइट। अनफॉर्चुनेटली वो शाहू की जो प्रॉमिस दी हुई थी, वो प्रॉमिस को ये अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे कि नहीं, हमें शाहू महाराज ने जो मुगल एम्परर को प्रोटेक्टर हम बनेंगे, हम रूलर नहीं बनेंगे। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट था। महर्षि शिंदे उस समय जो है चाहते तो मुगल थ्रोन पे पेशवा को बिठा सकते थे, माधवराव पेशवा को राइट। खुद बिठा सकते थे। उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने शाह आलम से सारे बड़े बड़े टाइटल्स लिए, बट शाह आलम को कंटिन्यू किया कि ठीक है, आप वहां पे मुगल एम्परर बनिए। और यहाँ से ब्रिटिशर्स जो है वो कोशिश कर ही रहे थे, देख रहे थे कि शाह आलम के पास कोई पावर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली नाउ माधवराव डाइज, Maharji also dies. Now this is where the decline of the Maratha empire really begins. कि महारजी शिंदे जो हैं, which was the last strongest ruler in the Marathas after Madhavrao Peshwa, Savai Madhavrao Peshwa. He dies in 1794, and now the Britishers have got a chance कि हम मराठास के साथ भी कोई ट्रीटी कर ले। अब यहाँ पे जो माधवराव, सवाई माधवराव के मरने के बाद फिर से जो है राघोबा, उनके बेटे को, जो बाजीराव टू के नाम से था, उनके बेटे को उन्होंने फिर से पेशवा बना लिया। बारभाई काउंसिल ने कहा कि चलो राघोबा जो है वो हम नहीं बनाना चाहते थे, पर उनका बेटा जो है उनको हम फिर से पेशवा बनाते हैं, और फिर से हम पेशवास के साथ हम मराठा एम्पायर को आगे लेके जाएंगे। बाजीराव टू ज्यादा कर नहीं पाए। ब्रिटिशर्स तब तक जो है वो काफी पावरफुल हो गए थे, और बाजीराव टू को 1818 में उन्होंने फाइनली, ब्रिटिशर्स ने बिठूर जो कानपुर के पास जगह है, वहां पे उन्होंने एक छोटे से पेंशन के तौर पे कि आपको एक छोटी सी पेंशन दी जाएगी और आप यहां से भी निकल जाओ, आपको कानपुर के पास बिठूर जो जगह है वहां पे जाके आपको रहने के लिए अलाउ करते हैं। तो एक तरह से जो है 1820 में ये मराठा एम्पायर शुरू हुआ था, जो 1630 में एक 200 साल के बाद एक तरह से जो है वो खत्म हो गया। Correct. इसकी कहानी पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, क्योंकि 1820 के बाद एक 1857 की जो लड़ाई हुई, उसमें बाजीराव के जो एक एडॉप्टेड बेटे थे, उनका फिर से नाम नाना साहेब पेशवा रखा गया। इन्होंने तात्या तोपे, नाना साहेब पेशवा और शिंदे, जो यहाँ पे जियाजी शिंदे और बैजाबाई शिंदे, जो एक बहुत पावरफुल लेडी थी, उन्होंने तीनों ने मिलके बहुत कोशिश की कि 1857 में जो है ये पूरी एक पहल, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली तब तक जयेश ये बहुत बिखर चुके थे इंडियंस, और कोई भी एक साथ में नहीं आ पाया। और 1857 की जो एक छोटा सा एक स्पार्क हुआ था, चिंगारी पैदा हुई, उसके बाद जो है 1857 से लेके 1947 ऑलमोस्ट 90 साल लगे कि एक इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल पाए। तो ये कहानी जो मैंने आपको बताई, एक 100 साल की, कि कैसे पानीपत की लड़ाई के बाद मराठास फिर ऊपर आए, और जो नारायण राव के मर्डर की जो कहानी थी, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। उसके बाद भी फिर सवाई माधवराव और महर्षि शिंदे ऊपर आए, पर महर्षि शिंदे के मरने के बाद और सवाई माधवराव के मरने के बाद जो है ब्रिटिशर्स को पूरा मौका मिल गया। और तब तक जो गायकवाड़ थे, ये एक ब्रिटिश के साथ अलाइन हो गए थे, भोसले खत्म हो गए थे, और शिंदे के मरने के बाद जो नेक्स्ट जो शिंदे आए, उन्होंने भी एक तरह से ब्रिटिशर्स के साथ समझौता कर लिया। तो ये सारे साथ में नहीं आ पाए कि हम एक मिल के हम मराठा पावर को फिर से हम एस्टैब्लिश कर सके। तो ये एक 100-150 साल की कहानी। राइट। सो क्रक्स की जहां से, मतलब जिस तरह से स्टोरी स्टार्ट होती है कि शिवाजी महाराज सबको एक साथ लेके आते हैं, एंड एंड उसके एग्जैक्ट अपोजिट तरीके से होता है कि सब बिखर गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट एंड्स। वाओ। तो मतलब एंड यू नो, जब भी हम मराठा हिस्ट्री को देखते हैं, तो मैंने पहले भी जैसे कहा कि इतनी लंबी हिस्ट्री है, इतना कुछ उन्होंने अचीव किया, इतना कुछ उन्होंने गवाया भी, बट उस लेवल पे बात नहीं होती फॉर सम रीजन, विच इज, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता ये। तो ऐसे ही सेम चीज जिस वक्त बाजीराव के ऊपर मूवी आई थी, लाइक बाजीराव मस्तानी आई थी,
आई सॉ दैट मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी. फिल्म इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, द एक्टिंग वाज गुड, डायरेक्शन वाज गुड. बट फिर मैंने उसके बाद में आउट ऑफ द ब्लू जस्ट मेरी क्यूरियोसिटी को एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए मैंने बाजीराव के ऊपर पढ़ना स्टार्ट किया. एंड आई सॉ दैट 1720 से 1740, इफ आई एम नॉट, मतलब गलत डेट्स नहीं बता रहा हूँ मैं अगर. ओके, सो उस टाइम पे समथिंग जस्ट हैपेंड. इट वाज लाइक कि शिवाजी महाराज के बाद में अकॉर्डिंग टू मी बाजीराव वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने उस लेवल पे जाके अचीव किया था कुछ. द वे ही फॉट, द वे 42 ही, बैटल्स, 42 वॉर्स राइट लड़ी और 42 बैटल में एक भी हारे नहीं वो. राइट. 20 साल में उन्होंने एक भी लड़ाई नहीं हारी. निजाम को उन्होंने बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली निजाम को उन्होंने मार नहीं दिया पर निजाम को खत्म कर दिया. तो साउथ में निजाम जो सबसे बड़ा थ्रेट था वो भी खत्म हो चुका था. करेक्ट. नॉर्थ में जो है वो बहादुर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला जो एम्परर्स थे उनकी कोई पावर नहीं थी. सो बाजीराव बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट पेशवा कम अबाउट. और अनफॉर्चुनेटली वो मस्तानी एपिसोड के बाद रावरखेड़ी में जो एमपी में है वहां पे उनके नर्मदा के किनारे उनकी एक हाई फीवर हो गया था उनको और उसके कारण डेथ हो गई. उनका भाई जो है चिमाजी अप्पा वो भी बहुत पावरफुल था. बट अनफॉर्चुनेटली उनका भाई भी जो है वो एक साल में बाजीराव के डेथ के बाद जो है मर गया. तो इसके लिए बाजीराव के बेटे जो है वो फिर नाना साहब जो है वो उनको पेशवा बनाए. राइट. तो मतलब मेरा प्रॉब्लम यही है उस फिल्म से कि ओके यू हैव शोन द लव स्टोरी एंड एवरीथिंग, बट वो सिर्फ एक चैप्टर था उस इंसान की लाइफ का. तुमने वॉर्स के बारे में बताया नहीं, लाइक द थिंग्स व्हिच ही हैव अचीव्ड. एंड ऊपर से बहुत नेगेटिव मैसेज गया था कि उनकी जो राइवलरी थी उनके भाई के साथ में वो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो गई, जबकि ऐसा नहीं था. दे वर बोथ फाइटिंग टुगेदर. मतलब एंड मैं एक बुक पढ़ रहा था. Yeah, they were absolutely together all the time. The fight was only about the मस्तानी को आप पत्नी मत बनाओ, मस्तानी को आप पत्नी का दर्जा मत दो. तो उसी बात को उन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट करके वो जो है, देखो क्या होता है कोई भी ट्रेजिक रोमांस जो है जैसे लैला मजनू है या सीरीत फराद है, ये ट्रेजिक रोमांस फिल्मी लोगों के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन है. राइट. तो हाँ मतलब एंड ऊपर से मैं वो जो बुक पढ़ रहा था उसमें इट वाज लाइक कि चिमाजी अप्पा खुद एक बहुत बड़े लेजेंड है, बट द फिल्म उसने इतना ज्यादा नेगेटिव मैसेज आया एंड दैट्स व्हाई आई हैव अ प्रॉब्लम. एंड फिर उसके बाद में एक और मेजर मूवी आती है व्हिच इज पानीपत. अब उसमें भी फैक्ट्स गलत बताए काफी सारे. तो आई एम लाइक कि इफ यू आर मेकिंग अ फिल्म मेक इट एक्चुअली मतलब फैक्ट्स के साथ तो बनाओ. सो दैट्स माय थिंग विद दीस काइंड ऑफ थिंग्स. पानीपत में लोगों का इट वाज नॉट कि हम मराठास जो है वो हारे बिकॉज हम वीक थे. बहुत कारण हो गए. अब जैसे एक कारण था, ये सारी लड़ाई जो है ये दिसंबर और जनवरी में हुई है. ये नवंबर दिसंबर जनवरी उस पीरियड में हुई. अब मराठास के बाद अफगान जो है अब्दाली और सारे जो लोग आए वो एक बर्फीले टेरेन से आए. उनके जो कपड़े थे, उनके जो प्रोटेक्शन था, अब मराठा बेचारे जो हैं उनको पता ही नहीं था कि इतनी ठंड वहां होगी. और वो उस ठंड को भी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए. ये भी एक कारण था कि अच्छा टेरेन मराठा जो है वी हैव ऑलवेज फॉट बैटल्स इन हिली टेरेन्स. हम जो है गुरिल्ला टैक्टिक्स में बहुत राइट. और यहाँ जो है इट्स अ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है. फ्लैट प्लेन है पानीपत का और हमारे कैनन्स जो है बड़े बड़े इब्राहिम खान गर्दी जो है वो कैनन्स लेके चले थे. अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हम पानीपत चले गए दिल्ली से और अब्दाली जो है पीछे रह गया. अब अब्दाली नॉर्थ जाना चाह रहा है, पानीपत बीच में आ रहा है. मराठा साउथ जाना चाह रहे हैं, दिल्ली बीच में आ रहा है. और ये दोनों फंस गए. एक दूसरे को अटका दिया. ऐसा भी आया था जब अब्दाली ने मैसेज भी भेजा कि मैं लड़ना नहीं चाह रहा. देखो मेरे आपके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है. मैंने देखा दिल्ली में मैं आया था और दिल्ली की जो ट्रेजरी पूरी खाली है. हम वापस जाना चाहते हैं. मराठास भी वापस जाना चाहते हैं. नजीब खान रोहिल्ला उसने अब्दाली को गिड़गिड़ाते हुए मिन्नत मांगी कि सर आप अगर वापस चले जाओगे ये मराठा जो है हमें आके खत्म कर देंगे, मुसलमानों को खत्म कर देंगे. और मुसलमान आप हो, आप नहीं चाहते हो कि ऐसा हो. ये इसने देखो मतलब हमारे ही मुसलमान इन्होंने गलत मैसेज भेजा. मराठा जो मुगल एम्पायर को, मुगल थ्रोन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं,
पर नजीब खान रोहिला ने एक मैसेज भेज दिया कि अब्दाली साहब आप वापस मत जाओ, आप अगर वापस जाओगे तो हमको ये कत्ल कर देंगे। अब्दाली खुद नहीं चाह रहा था कि मराठास के साथ, और उनके साथ ऑलमोस्ट समझौता होने के बाद ये लड़ाई छिड़ गई। और राइट। इसमें तब तक मराठास के पास अन्न जो है, फायरवुड, अनाज, ये सारा खत्म हो रहा था। दे वर ऑल्सो स्टार्व्ड। करेक्ट। उस हालत में ये बैटल हुई, और अनफॉर्चुनेटली अब्दाली के पास काफी सारा प्रोविजन था। दे वर ऑल हेल्थी एंड स्ट्रांग। और ये लड़ाई जब हुई, और भाऊ साहब ने गलती की, एलिफेंट पे बैठे हुए थे। पूरे पूरे मराठास को दिख रहा है कि हमारा लीडर जो राइट। है वो एलिफेंट पे। अब जब विश्वास राव, नाना साहब का बेटा, मर गया, भाऊ साहब एलिफेंट से उतर के घोड़े पे आ गए। अचानक ये बात फैल गई कि अरे, लगता है भाऊ साहब भी मर गए, क्योंकि उनको लीडर दिख नहीं रहा है। राइट। और एक पैनिक फैल गया मराठास के बीच में कि भाऊ साहब भी चले गए। भाऊ साहब वाज अ टॉल, लिटरली टॉल एंड द बिगेस्ट लीडर। राइट। और वो जब नहीं नजर आ रहे हैं, और उसके बाद जो पूरी कहानी जो है पानीपत की, इट वॉज अ डिजास्टर। बट सबसे बड़ी बात है कि पानीपत के बाद माधवराव पेशवा एंड महर्जी सिंधिया, इन्होंने जो है वंस अगेन, जिसको कहते हैं कि मराठास का पावर जो है रिसरेक्ट किया। नजीब खान तब तक मर चुका था। इनफैक्ट एक कहानी है कि महर्जी शिंदे जो है नजीब खान के कब्र पे जाते हैं, कब्र को निकाल के उनके जो है बॉडी को उन्होंने, ही वांटेड टू टेक रिवेंज, क्योंकि महर्जी के दोनों भाई जो है पानीपत में मारे गए थे, और नजीब खान के कारण। एक कहानी है कि दत्ताजी शिंदे जो है वो दिल्ली के पास बुरारी घाट पे उनकी मौत हुई, और मरते वक्त जो है नजीब खान का वहां पे कमांडर था। राइट। दत्ताजी शिंदे नीचे गिरे हुए हैं, और वो दत्ताजी को कह रहा है, और पाटिल, और लड़ोगे क्या? और दत्ताजी शिंदे कहते हैं, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। और उसके बाद जो है उनको मार दिया जाता है। तो ये रिवेंज महर्जी ने लिया। तो मराठास वंस अगेन रोज। और अगर नारायण राव का मर्डर नहीं हुआ था, अगर राघोबा जो है उनकी पत्नी के साथ, आनंदी बाई के साथ पावर स्ट्रगल में, जो आज तक पावर स्ट्रगल मराठास में नहीं हुआ था, वो अगर नहीं होता तो शायद कहानी कुछ और ही होती। और ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है। उस समय ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी तो है, वो बंगाल से लेके वो तो अपना कर ही रहे थे, बड़े बड़े चालाक। और अनफॉर्चुनेटली सारे हमारे ही लोग हैं जिन्होंने उनके साथ साइड करके ये जो पूरी पावर को खत्म कर दिया। राइट। सो सर, लाइक देयर आर टू थिंग्स। मतलब एक जैसे पानीपत की शायद सबको नहीं पता होगा, बट देयर इज अ बखर एज इन की, जिसमें ओरिजिनल उस टाइम के लोगों ने जो भी कुछ लिखा था वो सब है। तो उसमें से मुझे एक चीज पता चली थी कि जिस दिन वॉर हुआ, लाइक जो बैटल था पानीपत का, लिटरली उस टाइम पे सारा फूड खत्म हो गया था। एंड जितने वॉरियर्स थे उन्होंने सिर्फ पानी में गुड़ मिला के, एज इन जैगरी मिला के वो पिया था, एंड उस पे दे वो बैटलिंग आउट विद द अब्दालीज। तो वहीं से पता चलता है कि मतलब वो जिस लेवल की ब्रेवरी थी, करेज था, वो मतलब इट्स नॉट नेचुरल, वो एक सुपर नेचुरल पावर थी, जिसके वजह से वो शायद अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार, अपनी मिट्टी से बहुत ज्यादा प्यार। और आप देखो मराठास किसके लिए लड़ रहे हैं, वहां पे भी मराठा लड़ रहे हैं कि मुगल थ्रोन जो है वो प्रोटेक्ट हो। राइट। ये हमारा इंडिया का हमारा थ्रोन है, हम इसके अंडर पूरे इंडिया को एक साथ लाएंगे। और नजीब खान देख रहा है कि मुझे जो है वहां पे पावर नहीं मिल रही, वो अब्दाली के साथ चला गया। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मराठा साउथ से, पुणे से आके मुगल थ्रोन के लिए लड़ रहे हैं एक फॉरेनर के साथ। या अफगान जो है अहमद शाह अब्दाली आ रहा है, और हमारे लोग जो हैं उनसे जुड़ के अब्दाली के साथ जाके मराठा को डिफीट कर रहे हैं। मराठास वे नॉट एस्पायरिंग कि हम मुगल थ्रोन पे हम बादशाह बन जाए। राइट। वो बादशाह नहीं बनना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि ये हमारा देश है, हम इसको अपने हिसाब से चलाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद तो ब्रिटिशर्स जो है वो वेट कर ही रहे थे, और पानीपत के बाद उनको मौका मिला, धीरे धीरे जो है उन्होंने, जबकि उनको
सालबाई में शिंदे ने डिफीट किया। राइट। पर अनफॉर्चुनेटली तब तक बंगाल साउथ, अच्छा टीपू सुल्तान वहां मर चुका था हैदर अली के बाद, तो साउथ भी जो है वो मद्रास से लेके वो जो है धीरे धीरे वो कैप्चर कर रहे थे। तो मराठास जो है वो अकेले रह गए। राजपूत जो है तो उन्होंने बहुत पहले ही शरण, कि वो अकबर के टाइम से ही, जैसे जोधा अकबर वाली कहानियां हैं कि अकबर के टाइम से ही वो मुगल के साथ चले गए, वरना राजपूत जो है पूरे राजस्थान में एक साथ दे आर आके अ पावरफुल मराठास और फोर्स। दे वर वेरी पावरफुल फोर्स, और वो एंड बहुत शायद कुछ उन्होंने कर पाते ट्राई थे। भी किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट औरंगजेब ने एक लेटर के थ्रू उनका पूरा प्लान वो मतलब डिसमेंटल कर दिया था। एज इन की औरंगजेब का बेटा था जो राजपूत के साथ में मिल जाता है, एंड देन राजपूत एंड दैट सन दे केम टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टू संभाजी, छत्रपति संभाजी। एंड फिर उसके करेक्ट। बाद में वो लेटर भेज के औरंगजेब पूरा डिसमेंटल कर देता है सब कुछ। और उसके पहले भी जयेश क्या हुआ था कि राजपूत जो है वो जयसिंह के साथ, आप देखो, जिसने शिवाजी को बुलाया था या आगरा में, और आगरा में राइट। उनका जो कैप्चर किया, तो वो सवाई जयसिंह ही थे जो बिल्कुल। शिवाजी को ले गए। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि राजपूत जो इतनी पावरफुल और इंडिपेंडेंट वॉरियर कास्ट इंडिया में थी, उन्होंने बहुत पहले ही जो है वो मुगल्स के साथ जुड़ गिव लिए, अप और कर दिया बाद में था। मराठास के साथ वो कभी जुड़ नहीं पाए। उनके फिर राइट। बीच में बहुत वॉर्स हुई, उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं जयपुर और जोधपुर और उदयपुर के बीच में। तो वो भी एक साथ आके, जिस तरह से सारे मराठा साथ में आ रहे थे एक छत्रपति के अंडर, राइट। राजपूत जो है वो एक अम्ब्रेला के अंडर नहीं आ पाए। तो ये भी बड़ा एक अनफॉर्चुनेट रहा है। राइट। सो हाँ, मतलब राजपूत की स्टोरी इज वेरी, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी, कि शायद अगर उस टाइम पे राजपूत एंड मराठास मिल जाते तो प्रोबेबली हिस्ट्री यस, पूरी चेंज हो जाती, बिकॉज टू ऑफ द बिगेस्ट फोर्सेस, टू ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स इनफैक्ट। तो एब्सोल्युटली। हाँ, मतलब स्टोरी कुछ ज्यादा चेंज हो जाती। बट सर, देयर इज वन मोर बुक, दिस इज, आई डोंट रिमेम्बर द बुक का नेम, इट्स समथिंग लाइक द लॉस ऑफ हिंदुस्तान। उसमें इंटरेस्टिंग बात कही, आई डोंट अग्री कंप्लीटली विद द बुक, बट उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एंड जो आपने भी मेंशन की कि ब्रिटिशर्स, हमें लगता है कि पार्टीशन के टाइम पे दे स्टार्टेड डिवाइड एंड रूल, बट ये जब से आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, जब से इंडिया में आई है, तब से इन्होंने डिवाइड एंड रूल स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री दे बिल्कुल स्टार्टेड राइटिंग ऑन देयर ओन, एंड डिवाइड करना तब से स्टार्ट कर दिया था। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि पानीपत के बाद में जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का ताकत बढ़ रहा था, कुड हैव, मतलब मराठास को क्या पता था इसके बारे में कि देयर वुड बी अ वन ऐसा डे जहां पे शायद ब्रिटिशर्स हमसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे? कुछ अलग स्टेप्स वो ले सकते थे उस टाइम पे? बिल्कुल। माधवराव जो है महर्जी को लिख रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी से आप डर के रहो। उस समय देखो वो ब्रिटिश एम्पायर नहीं था, इट वॉज स्टिल अ ट्रेडिंग कंपनी। राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले आए थे, जिन्होंने मुगल से परमिशन ली कि हमें आप ट्रेडिंग अलाउ करो सूरत में, और इस तरह से, पर बंगाल तब तक वो उनके पास जा चुका था। शाह आलम जो है वो बिल्कुल ही वीक एम्परर था। तो महर्जी शिंदे एंड माधवराव पेशवा वर वेरी क्लियर कि ईस्ट इंडिया कंपनी से हमें बच के रहना है, क्योंकि ये बड़े शातिर लोग हैं और ये धीरे 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 जो है ये सारे हमारे टेरिटरीज को कैप्चर कर रहे हैं। और वो कोई किंग्स नहीं है, वो एक ट्रेडिंग कंपनी है। करेक्ट। ये मराठा बहुत क्लियरली जानते थे, और एट वन टाइम मराठा जो है टीपू सुल्तान के साथ भी जो है जुड़ के काम करना चाह रहे ओके। थे। पर टीपू सुल्तान की एक अलग कहानी है कि वहां पे भी उन्होंने बहुत क्रूअल्टी के साथ वो किया, तो टीपू सुल्तान के साथ भी कभी जुड़ नहीं पाए। राइट। मराठास वर वेरी क्लियर कि 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये ट्रेडिंग कंपनी थी। 1857 वाज अ टर्निंग पॉइंट, जिसके बाद पहली बार ब्रिटिश एम्पायर ने रियलाइज किया कि ये ट्रेडिंग कंपनी जो इंडिया में कर रही है, अब इनके पावर्स पूरे ले लेने हैं, एंड नाउ द ब्रिटिश एम्पायर विल फॉर्मली टेक ओवर द इंडियन टेरिटरी। और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है उन्होंने निकाल दिया, और पहला जो वाइस रॉय है, और वो सारी कहानी फिर 1857 से शुरू होती है, 90 साल। तो एक्चुअली गॉट हम इट। जब कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने 250 साल इंडिया में रूल किया, तो ब्रिटिश एम्पायर सिर्फ 1857 में आया। उसके पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो धीरे 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 जो है अपने पावर लेते जा रही थी। राइट। सर, लाइक दिस रिमाइंड्स मी वन मोर थिंग कि कुछ टाइम पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था विद मेधा देशमुख भास्करन, तो उन्होंने बुक लिखी थी अबाउट संभाजी, छत्रपति संभाजी। सो उन्होंने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी उस टाइम पे कि ठीक है, देयर वाज शिवाजी एंड देयर वाज औरंगजेब, एंड अब तुम
जब तक ये नहीं समझते कि औरंगजेब कितना पावरफुल था, तुम ये नहीं समझ सकते कि मराठा एम्पायर कितना पावरफुल था। क्योंकि करेक्ट। मुगल्स वर नॉट, मतलब वो बेबीज नहीं थे, दे वर कंट्रोलिंग, दे वर पावरफुल, उसमें कोई डिनाइल ही नहीं है। आई वॉन्ट टू नो कि एब्सोल्युटली। like if there was this much power struggle between these two big nations, I would say, तो जब शिवाजी was ruling, uh, why couldn't he defeat Aurangzeb, as in completely dismantle क्यों नहीं कर पाए? See, there was no way Shivaji could have defeated Aurangzeb because, as you हम्म rightly said, कि Aurangzeb was the most powerful Mughal emperor हम्म who ruled for 49 years या till the age of 89. शिवाजी का एक ही आइडिया था कि मुझे कॉन्स्टेंटली इनको तंग करते रहना है, या ताकि ये औरंगजेब वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट मुगल एम्परर जो नर्मदा क्रॉस करके साउथ में आया, जिसको डेक्कन कहते हैं। करेक्ट। मुगल एम्पायर तब तक जो है नॉर्थ में हिंदुस्तान जिसको कहते थे, वो हिंदुस्तान में था। जो साउथ में जो आदिल शाह और जो बीजापुर, जो इनके जो वैसल्स या इनको कहें कि सबॉर्डिनेट्स थे, और वो डेक्कन को अलग से रूल कर रहे थे। वो मुगल एम्पायर का सपोर्ट करते थे, वो मुगल एम्पायर नहीं था। राइट। और शिवाजी का आइडिया बड़ा क्लियर था कि मेरे को अपना यहाँ पे मुझे अपना एस्टेब्लिश करना है, डेक्कन मुझे पहले रूल करना है। शिवाजी की कोई भी एम्बिशन नहीं थी और उनकी पावर भी नहीं थी कि वो नॉर्थ में जाके आगरा में या दिल्ली में जाके मुगल एम्पायर को वो टेक ओवर कर सके, बिकॉज औरंगजेब वाज जस्ट टू पावरफुल एंड करेक्ट। शिवाजी वाज ओनली डूइंग गुरिल्ला वॉरफेयर। हम्म औरंगजेब ने एक अपना व्यक्तिगत एक वो बना लिया कि मुझे ये जो इरिटेट कर रहा है इसको मुझे खत्म करना है। राइट। लकीली औरंगजेब वाज 89 बाय द टाइम ही डाइड। तो पेशवास को मौका मिला कि हम अब जाके सचमुच जो है मुगल एम्पायर को कैप्चर कर सकते हैं। पर उस समय क्या हुआ कि छत्रपति शाहू जो औरंगजेब के साथ बहुत साल रहे और वहां बड़े हुए, उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि नहीं, मुगल एम्परर को हम दुश्मन के तौर पे नहीं देखेंगे। उन्होंने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया है, उन्होंने मुझे पाला है। हम मुगल थ्रोन को हम प्रोटेक्टर्स बनेंगे। लेट मुगल एम्पायर इन दिल्ली बी द रिप्रेजेंटेटिव कि वो इंडिया का एक एम्पायर है, और हम जो है मराठास, हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। करेक्ट। नाउ जेनोफोबिया नहीं है। शिवाजी के वक्त था कि ये बाहर के लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं, इनको बाहर निकालो। हम हिंदू हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाए। छत्रपति शाहू ने बताया कि नहीं, ये अभी हमारे ही हो गए, अब वो मुगल एम्परर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज आया संभाजी के बाद, जो शाहू के वक्त से। So, sir, off the topic, Shivaji could not have defeated Aurangzeb. Right. We'll continue this topic, but off the topic, just एक चीज, क्योंकि recently ये एक बहुत इनफेमस एक डिबेट है कि वो मुगल्स इंडियंस और नॉट। तो ठीक है, स्टार्ट जैसे भी हुआ, आई अग्री, बट देन व्हेन यू हैव रूल्ड फॉर सो मच टाइम, तुम्हारे लाइक उनके जितने भी बच्चे थे, दे वर गेटिंग बोर्न इन द इंडियन लैंड, ऑन द इंडियन लैंड। तो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज इट लाइक? वर दे इंडियंस, वर दे नॉट इंडियंस, लाइक व्हाट इज इट? See, it is very unfortunate कि मुगल्स जो है औरंगजेब के टाइम पे भी कैसे प्रूव होता है कि वो इंडियंस नहीं बनना चाह रहे थे। उन्होंने अपनी कोर्ट की लैंग्वेज जो है वो पर्शियन रखी थी, हिंदुस्तानी नहीं रखी थी। ओके। वो अपने आप को इस बात का गर्व महसूस करते थे कि हम जो है, हम पर्शियन, हम चंगेज खान के डिसेंडेंट्स हैं, हम अलग हैं, हम ये नॉर्मल इंडियंस से जो हम काफी अलग हैं। तो उन्होंने एक ऑरा बना के रखा था अपने अराउंड कि हम बिल्कुल अलग हैं, अनलाइक शिवाजी जिन्होंने एक फार्मर्स को लेके, पेजेंट्स को लेके अपनी आर्मी बनाई। तो काफी हद तक ये बात सही है कि मुगल्स जो हैं वो जबकि इंडिया को रूल कर रहे थे, वो कोर्ट में अगर आप देखो तो कोर्ट की भाषा, मुगल के जो रहने का तौर तरीका, वी वर नॉट दोस हैंडसम फेयर ऋतिक रोशन की जो इमेज है, they were like, they didn't look like Indians basically, जो मूवीज में बताते हैं।
तो औरंगजेब के वक्त तक जो है एक तरह से वो अपने आप को अलग ही मानते थे, हम्म और उन्होंने कभी इंडियंस को वो जैसे जिजिया टैक्स लगा दिया हम्म। कि, तो इट वेरी क्लियरली शोज कि वो सारे हिंदुस्तान को साथ में लेके नहीं चल रहे। तो राइट। मैं आई थिंक उस बात पे मानूंगा कि मुगल जो है एक तरह से कभी भी अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते थे। हम्म ये तो शाहू शाहू की लार्ज हार्टेडनेस है, वो कह रहा था कि नहीं चलो इनको अब वो ओहदा दे दो कि वो हम्म। हिंदुस्तानी रूलर है, हम उनको सपोर्ट करेंगे। बट करेक्ट। आई एग्री विथ यू कि इतने सालों के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली मुगल्स ने जो है अपने आप को कभी हिंदुस्तानी नहीं माना, हम्म। मुगल ही माना। राइट। Wow. Okay, so that clears up one debate. There's one more debate, and ये भी बहुत off topic है इस हमारे एपिसोड से, but and this is more about Mughals because whenever you look at the Indian history, कहीं ना कहीं से मुगल्स का तो उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा होगा. Yes. So वेरी फेमस सीरीज केम आउट रिसेंटली जिसमें बाबर की स्टोरी बताई है. इट्स अ वेब सीरीज एंड ठीक है, क्रिटिकली अक्लेम्ड और नॉट, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट वन मैसेज व्हिच केम आउट फ्रॉम दैट वाज कि मुगल्स नेवर इन्वेडेड इंडिया, दे केम वेरी पीसफुली. उस तरह से उसमें दिखाया है. तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज दिस? Not at all. I mean, you look at this is the third battle of Panipat, 1751. और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में विक्रमादित्य किंग था, उसको बाबर ने मार गिराया. वेरी क्लियरली इट वाज एन इन्वेजन इनटू इंडिया. और एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो अकबर द ग्रेट लोग कहते हैं, लोगों को लगता है कि अकबर बड़ा, सारे मुगल्स, जहांगीर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां, औरंगजेब, सब ने अपने भाइयों को, अपने फादर को मारा या इम्प्रिजन किया. सारे बहुत क्रूएल, वॉर ऑफ सक्सेशन, फैट्रिसाइड जिसको कहते हैं, कि अपने भाइयों को मारना, इम्प्रिजन करना. अकबर ने अपने सारे भाइयों को, जहांगीर ने अपने सारे भाइयों को जेल में डाल देना, क्योंकि बड़ा सिंपल था कि एक ही बचेगा जो थ्रोन पे जा सकता है. तो लोगों की एक और भी एक गलत धारणा है जयेश, की लोगों को लगता है कि औरंगजेब बहुत क्रूएल था और अकबर द ग्रेट, अकबर, अब रिलेटिवली अगर आप देखो तो अकबर ने थोड़ा सा राजपूत लोगों के साथ एक सौदा करके, अकबरनामा वगैरह जो बातें करते हैं लोग, बट ऑल द मुगल्स वेर एक्सट्रीमली क्रूएल. वो अपने भाइयों को, अपने बाप को जेल में डाल के, अपने भाइयों को, कजिन्स को मार के ही ऊपर आए. और सारे के सारे बहुत क्रूएल तरीका था मुगल थ्रोन को. इट वाज अ वेरी ब्लडीड थ्रोन. एक गलत फहमी लोगों की है सिर्फ औरंगजेब के बारे में, कि औरंगजेब रोड नाम बदल दो, अकबर रोड चलेगा. आई थिंक ये भी एक गलत है. ऑफ कोर्स वो रोड बदलना वो एक अलग कंट्रोवर्सी है, नाम बदलना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो पॉलिटिकल एक डिबेट है. बट सारे मुगल्स जो हैं, दे वर ऑलवेज, एक जॉन की किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर आप वो पढ़े तो उसमें उसने बड़ा क्लियरली लिखा है कि ऑल द मुगल्स वेर इक्वली क्रूएल एंड ब्रूटल, not just Aurangzeb. Right. Got it. So, sir, any like ending notes on this vast history? And I would, like to know from you. And मैं चाहूंगा कि आप ऑडियंस को भी बताओ कि क्यों मराठा हिस्ट्री किसी को पढ़नी चाहिए या उसके बारे में सुनना चाहिए या देखना चाहिए. बिकॉज ठीक है, महाराष्ट्र में जो है वो दे आर लाइक, हम लोगों को कल्चरली बचपन से दादा दादी बताते हैं स्टोरीज, बट आउट ऑफ महाराष्ट्र लाइक प्रोबेबली इन द नॉर्थ जो लोग हैं, उन्हें क्यों सुननी चाहिए ये स्टोरी? एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो हम अभी स्वराज की बात करते हैं, तो शिवाजी के वक्त से जो स्वराज जो कॉन्सेप्ट था कि सेल्फ रूल, जो बाद में बाल गंगाधर तिलक ने आगे बढ़ाया और फिर उसके बाद गांधी जी ने उसको आगे लिया, कि सेल्फ रूल, हमारा ये देश है, हम इसको चलाएंगे. ये बात शिवाजी ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऊपर लाया कि ये फॉरेनर्स आके क्यों रूल कर रहे हैं, हम अपना देश खुद चला सकते हैं. दूसरी बात कि ऑलवेज अबाउट सैक्रिफाइस. आप मराठा हिस्ट्री में भी देखो कि पानीपत की जो लड़ाई है, कंप्लीटली 40-50 हजार लोगों ने सैक्रिफाइस किया. क्यों? कि मुगल थ्रोन प्रोटेक्ट हो. अहमद शाह अब्दाली जो बाहर से आया है, वो इंडिया पे, अफगान जो है वो रूल ना करे,
हम अपना देश प्रोटेक्ट करें। तो इनन्यूमरेबल स्टोरीज ऑफ सैक्रिफाइस, whether it is with the Scindias, whether it is the Holkars or the Gaikwads, वो भी सारे एक पेशवा के अंडर काम कर रहे हैं। हम आपके सरदार हैं, हम अपना टेरिटरी चलाएंगे, पर हम पेशवा के अंडर है और पेशवा खुद जो है छत्रपति के अंडर है। राइट। ये भावना जो है कि हम एक लीडर के अंडर हम काम करके, हम अपना सेक्रीफाइस करके हम आपके देश के लिए आगे बढ़े, ये एक बहुत बड़ी भावना है, जो भारतीय भावना है, और जिसके बारे में लोग जो है जितना पढ़ेंगे एक हमें गर्व महसूस होगा और हमें पता चलेगा कि 100-150 साल कैसे मराठास ने सिंगल हैंडेडली इसको कोशिश की कि आगे बढ़ाया जा सके। वाह। एंड ऑल्सो सर, आई वुड लाइक टू नो कि हिस्ट्री ऑफ मराठास आपकी जो सीरीज है स्टोरी टेल पे, ये कब आ रही है, अगर आप ऑडियंस को बता सके। यस, आई थिंक ये नेक्स्ट मंथ जो है आएगी। इसको मराठी और इंग्लिश दोनों में हम रिलीज कर रहे हैं। और यस, इंग्लिश में भी आएगी और मराठी में भी इसको रिलीज करेंगे। और स्टोरी टेल पे इट विल बी अ वंडरफुल, आई थिंक देयर आर 20 और 22 एपिसोड्स ऑफ हाफ एन आवर ईच। बड़ा मजा आएगा सुनने में। और जो नरेट जो कर रहा है उसने भी बड़े अच्छी तरीके से इसको वो किया है। बड़ा ब्यूटीफुल। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, एंड ये चीज हम सभी जितने गेस्ट आते हैं उन सबको पूछते हैं, आर देयर एनी बुक्स जो आप रेकमेंड करना चाहोगे? एंड बिकॉज दिस एपिसोड इज ऑन द मराठा हिस्ट्री, एंड आपने तो इनफैक्ट ट्रांसलेट भी किए काफी सारे बुक्स फ्रॉम मराठी टू इंग्लिश, तो मैं चाहूंगा कि मराठा हिस्ट्री के ऊपर, इट कैन बी फिक्शन, नॉन फिक्शन, आपके अकॉर्डिंग जो पढ़नी चाहिए। बहुत सारी किताबें, एक रंजीत देसाई की जो श्रीमान योगी जो मैंने ट्रांसलेट की थी, जिसको शिवाजी द ग्रेट मराठा, इट्स अ फैबुलस बुक। विश्वास पाटिल की संभाजी, आई हैव दैट बुक। हाँ, विश्वास पाटिल की संभाजी, वो भी मैंने ट्रांसलेट की। बहुत सुंदर किताब है। एक उदय कुलकर्णी करके पुणे के बड़े अच्छे रिसर्चर हैं, उन्होंने नाना साहेब पेशवा पे, पानीपत पे, विश्वास पाटिल पे भी की भी पानीपत पे किताब है। उदय कुलकर्णी की 3-4 किताबें हैं जो बहुत अच्छी हैं। एक रिसेंटली तुमने जो बताया कि बखर, वो यही मैं देख रहा था कहीं, 1857 की शांता गोखले ने ये किताब है, द रियल स्टोरी ऑफ द ग्रेट अपराइजिंग, सॉरी मृणाल पांडे, मृणाल पांडे ने इसको ट्रांसलेट किया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो मराठा हिस्ट्री पे हैं, पर शिवाजी संभाजी, 1857, बैटल ऑफ पानीपत, एंड सम बुक्स बाय उदय कुलकर्णी, आई वुड से are absolutely wonderful books. Correct. And for all those people जिन्हें बुक्स पढ़ना बोर होता है, तो now you can also hear this great story, क्योंकि स्टोरी टेल पे नेक्स्ट मंथ आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ मराठास, इंग्लिश एंड मराठी इन बोथ। सो आई होप सो कि अब लोग जाके देखे, सुने, एंड ये जो एक अननोन एस्पेक्ट है उसे और लोगों को बताए। सो या विद दैट बीइंग सेड, सर थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एपिसोड। बहुत मजा आया। फर्स्ट टाइम हमने मराठा एपिसोड किया, एंड लोग हमेशा मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि इंग्लिश में मत करो, इंग्लिश में मत करो। सो दिस इज फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने अब तक मुझे मैसेजेस भेजे थे कि मराठा एपिसोड प्लीज हिंदी में करना, दिस इज फॉर यू। एंड सर थैंक यू सो मच। हम एक और एपिसोड रिकॉर्ड करने वाले, सो उसमें हम और ज्यादा बात करेंगे अबाउट द अदर काइंड ऑफ हिस्ट्री। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।